इस वीडियो में हम टेंस के बारे में सीखेंगे, जिसमें हमारा है डिफिनीशन टेंस की। व्हाट इज टेंस में कि टेंस इज अ फॉर्म ऑफ अ वर्ब दैट shows of something happens is the present past future। कह रहे हैं टेंस क्रिया का एक रूप होता है जो यह बताता है कि कौन सी घटना प्रेजेंट में, पास्ट में अथवा फ्यूचर में हुई है। अब हमारा टेंस के जो टाइप्स होते हैं वो 3 टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल के प्रकार। तो फर्स्ट आएगा टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सेकंड है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और फोर्थ प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अर्थात प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार होते हैं, जिसमें पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब हम देखेंगे पास्ट टेंस के बारे में। तो पास्ट टेंस भूतकाल। तो टाइप्स ऑफ पास्ट टेंस में फर्स्ट पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सेकंड पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, थर्ड पास्ट परफेक्ट टेंस और फोर्थ पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अगला नेक्स्ट फ्यूचर टेंस भविष्यत काल। तो टाइप्स ऑफ फ्यूचर टेंस में फर्स्ट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, सेकंड फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, थर्ड फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फोर्थ फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट टेंस के प्रकार में 4 मिला, जिसमें पहला है पास्ट इंडेफिनिट, दूसरा है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, तीसरा है पास्ट परफेक्ट टेंस और चौथा है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट यानी फ्यूचर टेंस में भी 4 प्रकार के। तो पहला है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, दूसरा है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, तीसरा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस और 4 नंबर है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। आगे अब हम आएंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में सीखेंगे, जिसमें हम पहचान यानी हिंदी में कोई वाक्य दिया गया है तो कैसे हम पता लगाएंगे कि ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो पहचान आइडेंटिटी में क्या मिलेगा, इसमें हिंदी वाक्य के अंत में क्रिया के साथ ता, ती, ते और उसके साथ है, हूँ, हो, हैं, यानी अगर यह लगा रहेगा तो हमारा ये कहलाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमें मिलता है पहला अफर्मेटिव, फिर निगेटिव, फिर इंट्रागेटिव, फिर इंट्रागेटिव निगेटिव। लेकिन यहाँ हम सीखेंगे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस, फिर अगले लेक्चर में हम सीखेंगे इसके बाद वाले लेक्चर में तो वाले वाक्य, फिर उसके बाद वाले में सीखेंगे नेवर वाले वाक्य, कभी नहीं जिसमें आता है। फिर आएंगे तो हमें मिलेगा यानी निगेटिव, फिर इंट्रागेटिव के हम कुल 6 नियमों को बारी बारी से सीखेंगे। तो अब हम आते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस स्वीकारात्मक वाक्य में स्ट्रक्चर, माने किस तरह से इसका रूल कार्य करेगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर इसके बाद हम मेन वर्ब लिखेंगे। इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा। अगर हमारा यानी सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट हमारा अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ यस यस का प्रयोग किया जाएगा। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा, फिर आपका ईटीसी यानी अदर वर्ड आपका प्रयोग किया जाएगा। अगला जैसे हम देखते हैं इसमें कि सिंगुलर के साथ यस यस माने कौन कहाँ क्या लगेगा, कहाँ यस लगेगा और कहाँ यस लगेगा। तो कह रहे हैं यदि क्रिया यानी वर्ब का अंतिम अक्षर हमें क्या करना है, जैसे वर्ब हमारा गो है तो गो का हम ये अंतिम अक्षर देखेंगे, पास का अंतिम अक्षर यस या डबल यस देखेंगे। तो कह रहे हैं यदि क्रिया का अंतिम अक्षर ओ, सी एच, एस एच, एस, डबल एस, एक्स अथवा जेड हो तो वहाँ पर हम ई एस जोड़ेंगे और शेष सभी क्रियाओं के साथ
केवल एस जोड़ा जाएगा। जैसे गो का अंतिम अक्षर ओ है, ओ चूँकि हमारा इसमें आ रहा है इसलिए इसमें ई एस जुड़ेगा, तो बन जाएगा GOES यानी गोज। अगला है PASS, अंतिम अक्षर डबल एस है और डबल एस हमारा इसमें आ रहा है तो इसलिए इसमें ES जुड़ेगा और बन जाएगा PASSES। अगला है पुश मीन्स धक्का देना, तो SH, तो SH भी हमारा इसी में आ रहा है इसलिए इसमें ES जुड़ेगा, बन जाएगा PUSHES। कैच CATCH, तो लास्ट लेटर हमारा CH है और CH भी इसी में आ रहा है इसलिए इसमें भी ES जुड़ेगा और बन जाएगा CATCHES, कैचेज। नेक्स्ट ET यानी EAT, ईट, तो लास्ट लेटर T है जो T इसमें नहीं है इसलिए इसमें केवल S जुड़ेगा, बन जाएगा EATS। नेक्स्ट है कम COME, अब यहाँ आएंगे तो अंतिम अक्षर ई है और ई चूँकि इसमें नहीं है इसलिए आपका केवल एस जुड़ के COMES हो जाएगा। अब हम रूल पीछे देख लिए, SES देख लिए, अब हमें ट्रांसलेशन करना है। तो जैसे हमारा है यहाँ हूँ रहेगा, तो पहला है मैं खाता हूँ, तो सबसे पहले हम लगाएंगे तो लिखेंगे आई। अब ईट मीन्स खाना, EAT। अब यहाँ क्या मिलेगा, आई ईट, चूँकि यहाँ पर आई सिंगुलर तो है लेकिन फर्स्ट पर्सन है इसके साथ SES का प्रयोग नहीं होता तो केवल बन जाएगा आई ईट। नेक्स्ट हम खाते हैं, तो वी प्लूरल है और इसके साथ भी SES का प्रयोग नहीं होगा तो वी ईट, क्योंकि हमारा सिंगुलर के साथ ही SES का प्रयोग होता है। तुम खाते हो, तो ये बन जाएगा यू, खाना का ईट तो ईट, यू के साथ भी SES का प्रयोग नहीं होता है। अगला है वह खाता है, तो वह की मीनिंग बना ही, अब ही सिंगुलर है इसलिए इसके साथ SES लगेगा तो हम लिखेंगे ईट। अब आगे आ जाएंगे, चूँकि ईट का अंतिम अक्षर यानी लास्ट लेटर T है और T हमारा इस नियम में नहीं है इसलिए इसके साथ केवल S लगेगा तो बन गया ही ईट्स। नेक्स्ट है मोहन खाता है, तो ये हमारा बन जाएगा यानी मोहन MOHAN। अब EAT, चूँकि मोहन सिंगुलर है इसलिए इसके साथ S लगकर मोहन ईट्स बना। सीता और गीता खाती हैं, तो ये बना सीता एंड गीता। अब आगे आएंगे तो ईट मीन्स खाना, तो सीता और गीता चूँकि दो व्यक्ति हो गए तो इसलिए ये प्लूरल बना, अब इसके साथ SES का प्रयोग नहीं होगा। वे पढ़ते हैं, तो वे मीन्स दे। अब रीड READ, चूँकि ये प्लूरल है तो इसलिए इसके साथ SES का प्रयोग नहीं होगा। अब अगला आता है मैं पत्र लिखता हूँ, तो मैं का बना आई। अगला है पत्र लिखना यानी लिखना, राइट WRITE, चूँकि आई के साथ SES का प्रयोग नहीं होता तो आई राइट। पत्र लिखना यानी अ लेटर LETTER, चूँकि लेटर हमारा काउंटेबल नाउन था इसलिए इसके पहले AN लगा। अगला है तुम क्रिकेट खेलते हो, तो बनेगा यू। प्ले मीन्स खेलना PLAY, यू के साथ SES का प्रयोग नहीं होता तो बन गया यू प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट है हमारा मैं उसे जानता हूँ, तो आगे आ जाएगा मैं उसे जानता हूँ, तो आई नो KNOW। अब आई के साथ SES का प्रयोग नहीं होता इसलिए आई नो उसे का हिम। नेक्स्ट हमारा वह मोहन को हिंदी पढ़ाता है, तो वह मीन्स ही, पढ़ाना का टीच TEACH। अब यहाँ पर चूँकि ही सिंगुलर है और हमारा लास्ट लेटर CH है इसलिए इसके साथ ES जुड़ेगा
तो ही टीचेज मोहन को हिंदी। दो चीज़ें हैं तो यहाँ दो ऑब्जेक्ट आ गया तो टीचेज मोहन, उसके बाद हो जाएगा हिंदी। नेक्स्ट इसी का दूसरा ट्रांसलेशन बन जाएगा आर ही टीचेज TEACHES। आगे आएंगे अगर हम हिंदी को पहले लिख देते हैं तो आगे हमें अब मोहन के साथ टू लगाना पड़ेगा। इसमें होता क्या है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट मिलता है वो दो प्रकार का बनता है। ऑब्जेक्ट जिसमें एक क्या के जवाब में आता है और एक किसको के जवाब में। जैसे मोहन क्या पढ़ाता है तो हमें क्या के जवाब में क्या मिला, हिंदी मिला, यानी हिंदी। और किसको पढ़ाता है तो ये बन गया हमारा, यानी वह मोहन को, तो मोहन। तो जो क्या के जवाब में आता है इसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, और जो किसको के जवाब में आता है उसको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो यदि हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखते हैं तब तो डायरेक्ट हम यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिख सकते हैं बिना कुछ लगाए। लेकिन यदि हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखते हैं क्या वाले को, तब टू लगाकर तब हम किसको वाला लिखेंगे। अगला इसी तरह राधा मीरा को एक सेब देती है तो राधा गिव्स। अब अगर हम एन एप्पल पहले लिखते हैं, एन एप्पल, तब हमें लिखना पड़ेगा टू मीरा। और यदि हम इसका दूसरा बनाएं तो बन जाएगा राधा गिव्स। अब इसके बाद हम मीरा लिखेंगे MEERA, तब हम डायरेक्ट लिखेंगे एन एप्पल। तो इस तरह से जिसमें डबल ऑब्जेक्ट होते हैं उसमें हम इस तरह से दो ट्रांसलेशन कर सकते हैं। आगे आएंगे तो हमें मिलेगा क्या, नेक्स्ट होमवर्क हमारा है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। पहला है वह मुझे जानती है, दूसरा है हमारा तुम क्रिकेट खेलते हो, राधा स्कूल जाती है, उसकी गाय दूध देती है, वह मुझे पढ़ाता है, वह मुझे अंग्रेजी पढ़ाता है, तुम मीरा को पत्र लिखते हो, सूर्य पूर्व में उगता है, वह प्रतिदिन मुझे एक अनार देती है, मेरी माँ उसे प्यार करती है। अगले लेक्चर में हम सीखेंगे कि अगर तो वाले वाक्य आ गया है तो वाले वाक्यों का ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है, जिसमें हमें क्या मिलेगा कि जैसे आ जाएगा हमारा कि वह पढ़ता तो है, वह पढ़ता तो है, वे खेलते तो हैं, वे खेलते तो हैं। इस तरह से जो तो वाले वाक्य हैं इनका ट्रांसलेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। धन्यवाद।